आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरसी ग्रुप डी का, जो कि 29 अगस्त 2022 को ये पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अगर मैं इसको समझाने के लिए बताऊं तो अगर एक कोण मैं मानता हूं x है, तो अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर है, यानी कि अन्य दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, x होगा। और अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो किसके बराबर होगा ये, तो ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। ये आपका दोनों कोणों का योग है, और जो दोनों कोणों का योग है वो तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 90 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 90 निकल के आ गई, इसका मतलब त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि इसका एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 अंश का होगा। तो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 24 और 4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी जो भी आंसर होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो 10 आपका 3 से विभाजित नहीं है, 14 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 12, जो कि 3 से विभाजित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूला बेस्ड तरीके से करना चाहते हैं तो मैं मान लूँगा कि इनमें अनुपातिक संबंध x है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है ल सौ प गुणे म सौ प, यानी कि 24 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 24 गुणे 4 के। तो यहाँ से 6 से विभाजित करेंगे तो 6 से 4 बढ़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा। और जब रूट लेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जैसे ही एक्स का मान 4 निकल के आ गया, आपसे बड़ी संख्या जो कि 3x हमने माना है, बस इसमें x की जगह पे 4 रख देंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस घन की भुजा ज्ञात करिए जिसका आयतन आपको 729 सेंटी है। तो हमें पता है कि घन का जो आयतन होता है वो साइड का क्यूब होता है। ये बराबर किसके है, तो 729 के है। 729 को मैं लिख सकता हूँ 9 का क्यूब, क्योंकि ये 9 का क्यूब करने पे 729 आता है। कंपेयर करेंगे तो ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7.44 प्लस 3.777 ऐसे करके माइनस 2.555 का मान किसके बराबर होगा। तो मैं बता चुका हूं कि किसी भी संख्या को जो कि बार के रूप में दिया हो उसको p/q के रूप में लिखना हो, तो सबसे पहले मैं इसको बार के रूप में लिख लेता हूं। तो 7.4 के ऊपर बार हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3.7 के ऊपर बार, और ये माइनस हो जाएगा 2.5 के ऊपर बार हो जाएगा। अब एक संख्या को मैं p/q के फॉर्म में बता देता हूँ, बाकी को मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो पहले को अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हम पूरी संख्या लिखते हैं, यानी कि 74 लिखेंगे। उसके बाद से इसमें से घटा देते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, और उसके बाद से जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिख देंगे। तो 74 में से अगर 7 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 67 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो 67/9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो 37 में से 3 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 34/9 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, ये 25 में से 2 घटाएंगे तो 23/9 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हर समान है तो अंश को क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो देखिए 34 में से अगर हम 23 घटाएंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और 67 में अगर 11 हम जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। तो 78/9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर
3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकंड में पार करती है। ज्ञात कीजिए कि ट्रेन को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकंड में पार कर देती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा क्या करेंगे हम 18 से गुणा कर देंगे और इसमें समय का गुणा कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। तो समय 60 है तो 60 का गुणा कर देंगे, 18 से कट करेंगे तो 18 36 18 3 54 यानी 3 बार चला जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 15 6 का 90 यानी कि 900 आ जाएगा। ये डी की लंबाई हो जाएगी। और डी है क्या एक्चुअली में, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग डी के बराबर है। तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आ जाएगी, तो इस 900 और इसमें से 90 अगर हम घटा देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो 900 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा, यानी जो कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर उसको चलना पड़ेगा। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 810 निकल के आ गई है। और चाल ट्रेन की कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में हमने बदला था तो 5 या 15 मीटर प्रति सेकंड आया था। तो बस क्या करेंगे, इस 15 से भाग कर देंगे तो वहीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 15 से भाग करेंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा और 75 और 6 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, यानी कि 54 सेकंड में क्या हो जाएगी, बिजली के खंभे को पार कर देगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वह सन्निकट मान है जो कि निम्नलिखित समीकरण के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए रूट में 142 है प्लस 52 भागा 26 गुणे 5 माइनस रूट में 80 है ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो इस 142 को मैं लिख सकता हूँ 144। सन्निकटम मतलब लगभग में हमें बताना है। तो 144 किसका रूट होता है 12 का, तो 12 लिख लेंगे। प्लस हो जाएगा 26 दूना के 52 यानी कि 2 गुणे 5 हो जाएगा और माइनस इस रूट 80 है, इसको 81 ले लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में सॉल्व करके और इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 26 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया रेखा आलेख वर्ष 2020 और 2021 में 5 अलग अलग दुकानों ए बी सी डी और ई के उत्पाद एक्स की बिक्री जो कि सैकड़ों में है को दर्शाता है। रेखा आरेख का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 2020 है 2021 है, ये आपको सेल्स दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2020 के लिए सभी दुकानों से औसत बिक्री जो कि सैकड़ों में है क्या होगी। तो 2020 का पूछा है, तो 2020 का क्या है, ये वाला जो है, ये वाला क्या है 2020 का है। तो सभी में अगर करेंगे तो ये 75, ये 105, ये आपका 65 हो गया, ये 80 हो गया और ये 70। इन सबको जोड़ के 5 से क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं हम। तो देखिए 8 7 15 150 हो जाएगा और अगर इस 5 को उठा के इधर लेके चले आएंगे तो ये 70 हो जाएगा और ये 15 यानी 150 में 100 अगर हम जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा और 250 और 250 में 70 अगर हम जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा और 320 में अगर 70 जोड़ेंगे तो 390 हो जाएगा और 5 है तो 395 हो जाएगा। अब इसमें भाग किससे करना है, तो 5 से औसत पूछ रहा है तो 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 7 35, 4 45 हो जाएगा और 5 9 45 यानी कि 79 क्या हो जाएगा, इनका औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या अनुमानित मान आएगा। देखिए एक बार फिर उसी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया कि लगभग में क्या मान आएगा। तो मैं बता चुका हूँ कि 0.5 या 0.5 से अगर ऊपर हो तो उसको अप्रोक्सीमेट में 1 मान लेते हैं। तो इसको मान लेंगे हम 444 मान लेंगे। इसमें भाग देना है तो इसको हम क्या मान लेंगे 16 मान लेंगे और इसमें भाग देना है किसका, तो इसको 37 हम मान लेंगे
और इंटू इसको क्या मान लेंगे हम 12, क्योंकि 11.992 है। अब इसका मान किसके बराबर होगा, बस उसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर दो बार अगर एक ही क्वेश्चन में दो बार भाग आए जैसा कि इसमें आया है, तो सबसे पहले जो पहली वाली जो भाग आएगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद से दूसरी वाली भाग को सॉल्व करते हैं। तो इसको 4 से अगर कट कर दें तो 4 चौको 16 हो जाएगा, इसको 4 से कट करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। अब ये 4 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 तें 12, बिल्कुल नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 111/4, और भाग दिया है तो क्या करेंगे, इसको जब गुणा में बदलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, और इंटू 12 हो जाएगा। अब इसको 4 से कट करेंगे तो 4 तें 12 3 बार जाएगा, और ये 37 से अगर इसको हम 111 में भाग दें तो 3 बार जाएगा, 7 तें 21 और 3 तें 9 2 11, बिल्कुल ये 3 बार चला जाएगा। और 3 का 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 143 माइनस 144 भागा 16 गुणे 3 माइनस 1 का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि 16 9 144 होता है, यानी कि 9 बढ़ जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 143 माइनस 9, और इसमें 3 का गुणा करना है माइनस 1। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 143 माइनस 27 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। तो 27 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों के आगे माइनस है, तो 28 हो जाएगा, और बस 143 में से 28 हम माइनस कर देंगे। तो 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 1, यानी 115 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेटे की आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर माता को मैं m मानता हूँ और बेटा सन यानी s मानता हूँ, तो अगर माता की उम्र अगर 5 है तो बेटे की उम्र क्या है, 2 है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु है उसकी माता की आयु की आधी हो जाती है, यानी कि 5 वर्ष अगर ये बाद का अगर मैं देखूं तो अगर इनकी उम्र 2 है माता की, तो उसकी उम्र आधी मतलब 1 हो जाती है। तो कह रहा है कि उसके माँ की वर्तमान आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु मतलब ये वाली आयु कितनी, यानी 5 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं बता चुका हूँ कि आयु संबंधी प्रश्नों में कि जो दो व्यक्तियों के बीच में आयु का अंतर होता है वो हमेशा वर्ष कितना भी बढ़ जाए वो अंतर कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे अंतर 3 का है, यहाँ पे 1 का है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए नीचे में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे, तो नया अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 6:3 निकल के आ जाएगा। अब इसके बीच में भी अंतर 3 का है, ऊपर भी 3 का अंतर है, तो दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। तो देखिए ये 2 से 3 हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 दिया है। तो अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो आपसे पूछ क्या रहा है, इस 5 का मान पूछ रहा है, यानी 5 यूनिट का मान। तो बस क्या करेंगे, इस 5 ईयर में 5 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 साल क्या निकल के आ जाएगी, उसके माता की आयु निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी होगी। तो हमें पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1014, और आपसे पूछ रहा है कि घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, यानी किनारा मतलब साइड, यानी ए का मान आपसे पूछ रहा है। तो बस इसको सॉल्व करके ए का मान निकाल देते हैं। तो यहाँ से a² बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 6 का भाग कर देंगे, तो 6 का में 6, 4 41 हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, 5 54, 6 9 54 हो जाएगा, यानी 169 निकल के आ गया a² की वैल्यू। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 169 का अगर रूट हम निकालेंगे तो 13 होता है। तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने किसी व्यापारी से कुछ पैसे उधार लिए जिसके बदले में 1 वर्ष में 8,000 रुपये उसको देने पड़ते हैं। व्यापारी 2 महीने बाद हिसाब चुकता करना चाहता है। यदि ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा।
जो कि पूर्णांक में आपको बताना है, यानी कि लगभग में आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो 2 महीने बाद जिस राशि को चुकाना है उसको, अगर उसको मैं P मान लेता हूँ, तो देखिए मूलधन गुणे दर, दर कितना है तो 9% है, तो 9 इंटू समय कितना हो जाएगा, तो 2 महीने बाद अगर चुका देता है और पूरा जो ब्याज लग रहा है वो 1 साल का लग रहा है, तो बचा कितना महीना होगा, तो 10 महीना वो होगा। इसे 10 महीना को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, 100 होता है, तो ये साधारण ब्याज हो जाता है। अगर इसमें हम मूलधन यानी कि P को अगर हम जोड़ दें तो यह किसके बराबर हो जाएगा, तो 8,000 रुपये की राशि जो दे हैं उसके बराबर हो जाएगा। और बस इसी को सॉल्व करके P का मान निकालना है हमें, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 2 से कट करेंगे तो 2 पचे 10, ये हो जाएगा 2 छः के 12 6 बार, 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10 20 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 ते 9, और ये 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 3P और नीचे बचेगा 20 दूना के 40 हो जाएगा, और प्लस P बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 8,000 के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 3 43P, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस 40 का इधर गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, तो इधर गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और 32 के बाद से 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ से अगर हम P का मान निकालेंगे तो P का मान क्या हो जाएगा, 32, और इसके बाद 4 जीरो 2 3 4, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चूँकि पूर्णांक में बताना है तो हम भाग दे के देख लेते हैं कितना आएगा, क्योंकि 43 अभाज्य संख्या है तो भाग ऐसे नहीं दे सकते हैं, तो इसको भाग देना ही पड़ेगा। तो मैं साइड में भाग दे लेता हूँ। 4 से 32 यानी कि 4 बाटे 32 यानी अधिक हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर है, यानी कि 7 बार जाएगा। तो 7 बार में कितना हो जाएगा, तो 7 का 21 2 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे 1 यानी 19 हो जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे 190, और 4 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 चौको 16 यानी कि 4 बार जाएगा। तो 4 बार कर लेते हैं, तो 4 तें 12 को 2, 1 कैरी हो जाएगा, 4 चौको 16 और 1 17 हो जाएगा। घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8, 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर 180 यानी कि फिर कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, यानी कि 744 किस में आ रहा है, ऑप्शन में देख लें तो 744 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 7,442 का हो जाएगा। 2 वर्षों बाद उसको राशि चुकानी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई तालिका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के 4 अलग अलग विभागों के लड़के और लड़कियों की संख्या के विवरण को दर्शाता है। उन्हें उन वर्षों के दौरान कैंपस प्लेसमेंट मिला है। कह रहा है कि तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। ये आपको विभाग दिया है और ये आपको वर्ष दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वर्ष 2018 में कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले सभी विभागों के लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो 2018 आपका ये रहा। हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डर है उसका ध्यान देना है आपको। तो 100 में से अगर 80 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 हो जाएगा। आगे हम घटाएंगे तो 100 में से 100 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे घटाएंगे तो 150 में से 140 घटाएंगे यानी कि 10 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 100 और इसमें से 120 घटाना है तो माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर का ध्यान देना है। तो देखिए -20 से +20 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है वो 7:9 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है तो कह रहा है कि उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि बॉयज और गर्ल्स इन दोनों की जो संख्या का अनुपात है वो है दिया आपको 7:9, और दिया है कि लड़कियों की जो संख्या विद्यालय में, यानी कि इस 9 का मान आपको कितना दिया है, तो 189 दिया है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो 9 दूना के 18 और 9 में 9, यानी 1 यूनिट का मान 21 निकल के आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है लड़कों की संख्या जो कि 7 यूनिट है, तो इसे 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 7 गुणे 21 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14 यानी 147 क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b = 25
तथा a माइनस बी बराबर 13 है, तो आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जब डायरेक्ट दे दिया है कि a प्लस बी बराबर 25 और इसका स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 13 देने का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा, तो आपसे पूछ रहा है कि रूट में 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस रूट में 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 टेन थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए ऊपर वाले को अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं लिख के समझा देता हूं आपको। आप एक को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसका होता है, 1 होता है। और दिया है कि माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया है कि साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। अगर ये वाली कंडीशन नहीं दी होती तो इसको मैं लिख सकता था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता था, पर ये कंडीशन दी है इसीलिए हम इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब चूंकि रूट है तो जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसी तरह अगर इसको हम देखेंगे तो ये भी क्या है, बस प्लस में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो देखिए कॉस थीटा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा। और नीचे क्या है, तो नीचे आपका दिया है 2 टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट जाएगा, आंसर आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवलोकन 23, 27, 38, 42, 27, 58, 69, 71, 45 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है कि वह संख्या या वह नंबर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक कहलाता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 27 यहाँ पे 1 और 27 यहाँ पे 2, यानी कि 2 बार 27 आया है। बाकी जितने भी नंबर हैं सारे एक एक बार आए हैं, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि कार के ड्राइवर ने टैंक में 5.5 लीटर पेट्रोल भराया है, तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाएगी। तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 5 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब देखिए 5.5 लीटर यानी कि और आधा लीटर बच गया है, तो आधा लीटर में कितना दूरी तय करेगा ये, तो ये 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो आधा लीटर में क्या हो जाएगा, इस 25 का आधा हो जाएगा, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो देखिए 125 किलोमीटर यहाँ तय कर रहा है और 12.5 किलोमीटर यहाँ तय कर रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5.5 लीटर हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 ब्रैकेट में 3/2x² माइनस 24x प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में x² प्लस 4x माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, इसका मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो ऑप्शन में कहीं भी आपका x² नहीं है, तो हम x² को छुएंगे ही नहीं यहाँ पे। तो हम x को सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें गुणा अगर करेंगे तो 24 दूना का 48 माइनस 48x हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो ये 4 है, इससे 3 का इधर गुणा करेंगे तो 4 तय कितना हो जाएगा, माइनस में 12x हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 60x आंसर में आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी कि पहला और चौथा इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको देख लेते हैं। तो देखिए 2 का 12 में हम गुणा करेंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इधर -3 है, इसका -13 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 39 हो जाएगा,
और दोनों को जोड़ेंगे तो 24 में 39 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 63 होता है, जो कि प्लस में आना चाहिए, पहले वाले में माइनस में, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12:x समानुपाते x अनुपाते 27 और 25 अनुपाते y समानुपाते y अनुपाते 36 है, जब x और y दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो x अनुपाते y का मान कितना होगा। तो देखिए पहले वाले से डायरेक्ट x का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 गुणे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x का मान अगर हम निकालें तो अब ये नहीं कि 27 में आप 12 का गुणा करने लग जाएं, इसको ऐसे नहीं करेंगे। आप इसको क्या करेंगे, इस 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 27 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर बराबर इतना है तो x बराबर लेंगे तो इसका रूट निकल के आ जाएगा, तो रूट निकालेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और ये देखिए यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो इसमें से एक पेयर ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। इस 9 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आंसर एक्स का क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 3 9 और दूना के 18, यानी एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 18। इसी तरह वाई का निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दोनों का रूट लेंगे तो 25 का रूट हो जाएगा 5 और 36 का क्या हो जाएगा 6। चूँकि प्लस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों धनात्मक हैं, तो यहाँ से वाई का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 6 के 30 निकल के आ जाएगा। अब बस क्या पूछ रहा है आपसे, अनुपात पूछ रहा है, तो x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 अनुपात कितना हो जाएगा 30। 6 से कट करेंगे तो 6 में 18, 6 5 30, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। तो मैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की है, जो कि बेसिक से जितने भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को लेके मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद से आपको द्विघात समीकरण में शायद ही कोई दिक्कत हो, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस -1 को लिख सकता हूँ, -3 और +2 लिख सकता हूँ, और लास्ट ऑप्शन क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट जो उससे भाग दे देंगे, तो 2 से भाग करेंगे तो ये बटा 2 हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएगा, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका x का मान क्या निकल के आ जाएगा, इसके दोनों मूल निकल के आ जाएंगे, 3/2 हो जाएगा। और ये 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो किस में 3/2 -1 है, तो ये और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदित्य ने 5,50,000 रुपये में एक फ्लैट खरीदा। उसने रंगाई और मरम्मत पर 25,000 रुपये व्यय किए। यदि उसने इसे 5,37,625 रुपये में बेचा तो पूछ रहा है कि होने वाली हानि प्रतिशत कितना है। तो देखिए आदित्य ने खरीदा कितने में फ्लैट, तो उसने खरीदा 5,50,000 में फ्लैट खरीदा, और उस पर व्यय कितना कर रहा है, तो 25,000 रुपये मरम्मत पे व्यय कर रहा है। तो ये भी उसके क्या करेगा, अकाउंट में जुड़ जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,75,000 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उसने बेच कितने में रहा है, तो ये बेच रहा है 5,37,625 रुपये में बेच रहा है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखिए 1000 में से 625 अगर हम घटाएंगे तो 6 3 9 यानी 375 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या बच जाएगा 74, यानी 14 में से 7 जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। यानी 37,375 रुपये क्या हो रहा है, इतने रुपये का उसको लॉस हो रहा है। प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम, 37,375 रुपये की जो हानि हो रही है बटा जितना उसकी जेब से गया है, तो जेब से गया 5,75,000, और इंटू क्या करेंगे हम 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा। अब ये 25 से इसको भाग देंगे तो 25 दुना के हो जाएगा ये 50, 7 75, 25 75, यानी कि ये हो जाएगा 30। इसको 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 2 10 12 123 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 23 यानी कि 237 हो जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा, 225 यानी 12 125, 25 5 125 हो जाएगा।
अब ये 5 से इसको कट कर देते हैं तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, 3 30, 5 6 के 30 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10, 4 49, 5 9 45, 4 45, 5 9 45 हो जाएगा। और इस 299 को अप्रोक्सीमेट में 300 मान लेंगे, इस 46 को अप्रोक्सीमेट में 50 अगर हम मान लेते हैं तो 5 से भाग देंगे तो 5 6 के 30 यानी कि लगभग 6 बार जाएगा। और 6 दशमलव समथिंग करके किस में दिया है तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6.5% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां पी और क्यू जिनकी लंबाई 300 मीटर और 340 मीटर है एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि पी और क्यू की क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकंड और 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल है तो कह रहा है कि उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यानी कि उनकी जो दिशा है वो विपरीत है। एक दूसरे की तरफ चलने का मतलब क्या है, विपरीत दिशा है। और जब भी अगर कोई चीज़ विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी स्पीड का सम होगा वो उनकी नेट स्पीड के बराबर होगा। 45 और प्लस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 40 3 70 और 5 5 10 यानी कि ये 80 हो जाएगा। 80 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, नेट स्पीड आ जाएगी। और दूरी जो इनके द्वारा तय की गई होगी वो इन दोनों के जो लंबाई है उसके सम के बराबर हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 300 प्लस 340 यानी कि 640 क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। समय आपसे पूछ रहा है तो दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से भाग करेंगे 64 में तो 8 सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याएं x और y का योग 320 है और x और y का जो HCF है वो 20 दिया है। यदि x जो है वो y से छोटा है तो x और y के ऐसे कितने संभावित युग्म होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए HCF आपको दिया है 20 और संख्याएं दिया है x और y का योग, यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई इसका योग किसके बराबर है, 320 के। और HCF आपको दिया है 20, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी संभावित मान होंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 से इसमें भाग कर देंगे तो 320 में अगर 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16। यानी कि जो भी संभावित मान होंगे वो दोनों को प्राइम होने चाहिए और उन दोनों का जो सम होगा वो 16 के बराबर होना चाहिए। ये मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर 12 एक संख्या है और दूसरी संख्या आपकी मान लीजिए 8 है, दोनों का HCF कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 में अगर इस 4 से यानी कि HCF से अगर भाग कर दें तो आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और ये 5 कैसे आएगा, तो देखिए 4 में अगर 12 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 4 में अगर 8 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, और इस 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आंसर किसके बराबर हो जाएगा, इस 5 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 2 दोनों क्या है, को प्राइम है। तो यही वाला रूल सेम इसमें अप्लाई मैंने किया है। तो अब देखिए 16 के ऐसे पेयर बनाते हैं। तो पहला हो जाएगा 1 और 15 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 2 और 14 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3 और 13 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 4 और 12 हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा तो 5 और 11 हो जाएगा, छठवां क्या हो जाएगा, तो 6 और 10 हो जाएगा, उसके बाद से 7 और 9 हो जाएगा, फिर 8 और 8 हो जाएगा। अब इसके बाद से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इतने पेयर बन सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो देख लेते हैं किसमें को प्राइम है। तो देखिए ये पहला को प्राइम है तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। 2 और 14 दोनों को प्राइम नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। 3 और 13 दोनों को प्राइम है तो ये हो सकता है। 4 और 12 दोनों को प्राइम नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 5 और 11 ये दोनों को प्राइम है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। 6 और 10 ये को प्राइम नहीं है तो ये नहीं होगा। 8 और 8 भी नहीं होगा। 7 और 9 हो सकते हैं। तो इस तरीके से कितने युग्म बन रहे हैं, तो 1 2 3 और 4 युग्म बन रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √3x² प्लस 6x माइनस √3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हमें पता है कि मूलों की प्रकृति बताने के लिए b² माइनस 4ac हम निकालते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 से अधिक है तो मूल क्या होंगे, आपके वास्तविक होंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, असमान हो जाएंगे। अगर ये b² माइनस 4ac ये बराबर अगर 0 के हैं तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और लेस देन 0 है तो मूल इसके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं b² माइनस 4ac।
तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, -4 इंटू ए की जगह पे √3 है, सी की जगह पे -√3 है, गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा ये। तो 4 3 12 यानी कि जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा यानी कि 0 से बड़ा होगा, यानी कि मूल जो होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के 65 विकर्ण हैं तो उनके आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा। तो हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है, वो होता है n ब्रैकेट में n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर होता है विकर्णों की संख्या का फार्मूला होता है। तो यहाँ से n का मान हम निकाल देते हैं, तो n ब्रैकेट में n-3 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 65 दूना के 130 हो जाएगा। 130 को ऐसे दो खंडों में विभाजित करिए कि उन दोनों का अंतर किसके बराबर हो, 3 के, तो 13 दहा में 130 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो n का मान क्या निकल के आ जाएगा, 13। और जैसे ही n का मान 13 निकल के आ गया तो किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल के लिए फार्मूला होता है, अगर भुजाओं की संख्या n ज्ञात हो तो ये होता है n-2 इंटू क्या होता है, 180 होता है। बस इसी पे रख देंगे, तो n की जगह पे 13 रखेंगे तो 13 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में 180 का हम गुणा कर देंगे, और 180 का अगर 11 में हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 एक 9 हो जाएगा 1, यानी कि 1980 क्या हो जाएगा, आंतरिक कोणों का योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी से दोगुना बड़ा है, यदि उनकी कुल आयु 32 है तो बी की आयु कितनी होगी। तो सी से दोगुना बड़ा है बी, तो अगर सी का अगर मैं मान लेता हूँ x, तो बी का क्या हो जाएगा, इससे दोगुना बड़ा यानी कि 2x हो जाएगा। और जो ए है वो बी से दो वर्ष बड़ा है, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। और इन तीनों का योग किसके बराबर है, 32 के बराबर है, तो जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5x और +2, ये बराबर किसका हो जाएगा, 32 के। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 32 में से 2 घट जाएगा 30, 30 में 5 से भाग करेंगे तो 6, यानी x का मान आ गया 6। आपसे पूछ रहा है कि b क्या है, तो b क्या है, हमने माना क्या है, 2x, तो x की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विशेष आंकड़ों के समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः 36 और 63 है, तो कह रहा है कि अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके उसी आंकड़े के समूह का माध्यक ज्ञात कीजिए। इससे आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है, एक ही फार्मूला होता है, वो होता है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य होता है, और बस इसी क्या करना है, फार्मूले पर रख देना है। तो बहुलक आपको दिया है 63, माध्यिका आपसे पूछ रहा है, तो 3 गुणे, अगर माध्यिका का मान x मानते हैं तो -2 गुणे माध्य कितना दिया है, 36 दिया है। 36 दूना के 72, 63 में 72 हम जोड़ देंगे, तो इसमें 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 7 6 13, 135 हो जाएगा, और 135 किसके बराबर हो जाएगा, 3x के। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 3 से भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12, 1 15, 3 5 15, यानी x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 45, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज ने 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 14,000 रुपये का निवेश किया। कह रहा है कि उससे प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। तो 10% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसे 10 का आधा यानी कि 5% हो जाएगा यहाँ से रेट। तो देखिए 14,000 की राशि है, तो इसको लिख लेते हैं 14,000, और पहले साल 5% और दूसरे साल 5%, तो 5% का मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 5/100। तो 14,000 का 5/100 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 14 पचे 70, यानी कि 700 निकल के आ जाएगा। दूसरे साल भी 700 निकल के आ जाएगा, और जो पहले साल जो 700 निकल के आ रहा है वो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इस पे भी 5% लगेगा, यानी कि 5/100 लगेगा। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7 पचे 35, यानी कि ब्याज कितना उसको मिल रहा है, तो 700 ये 700 ये 1400 और 35, यानी कि 1435 रुपये का क्या मिल रहा है उसको, ब्याज मिल रहा है। और राशि थी 14,000, इस पे 1435 रुपये का ब्याज मिल रहा है,
तो टोटल राशि उसकी कितनी हो जाएगी, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 4 3 5 यानी कि 15,435 रुपये की राशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरसी ग्रुप डी का जो कि 29 अगस्त 2022 को पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे क्वेश्चन को हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।